हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, आज मैं एसटी कॉलेज के वर्क्स एंड इम्पोर्टेंस पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने बायोग्राफी ऑफ एसटी कॉलेज की डिस्कस की है इन डिटेल में। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट को। डियर फ्रेंड्स, एसटी कॉलेज हैज़ डिवाइडेड his poetical works into 3 categories. First is romantic poems, second is personal poems, and third is political poems. This is the slide of romantic poems and how many poems are included in romantic poems. Let us see. First is the Rime of Ancient Mariner. Very most important poem for NET examinations, PGT, GIC, NVS, KVS. Right? It is written in 1797, but it was published in 1798 in a lyrical ballad. You know what? Lyrical ballad is collection of poems, and there are total 23 poems in lyrical ballad. It is collaboration of William Wordsworth and S.T. Coleridge. 19 poems were written by William Wordsworth and 4 poems written by S.T. Coleridge. Right? The Rime of Ancient Mariners is written in 7 parts. टोटल इसमें 7 पार्ट्स हैं फ्रेंड। इन iambic measures varied by anapestic effects. Both these are स्टैंजा फॉर्म। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है स्टैंजा और मीटर पे, और उसमें डिस्कस किया है कि iambic पेंटामीटर्स क्या होते हैं एंड एनापेस्टिक मीटर क्या होता है। iambic पेंटामीटर में जो फर्स्ट सिलेबस होता है वो अनस्ट्रेस सिलेबल होता है एंड सेकेंड सिलेबल होता है वो स्ट्रेस सिलेबल होता है। राइट? जबकि एनापेस्टिक में जो 2 सिलेबल्स होते हैं, फर्स्ट 2 सिलेबल्स अनस्ट्रेस होते हैं एंड थर्ड जो सिलेबस होता है वो स्ट्रेस होता है। फर्स्ट 2 अनस्ट्रेस सिलेबस फॉलोड बाय स्ट्रेस सिलेबस। राइट? Deals with supernatural punishment and penance of seamen who voluntarily killed a albatross. इसमें सुपरनेचुरल सीन को डिपिक्ट किया गया है एंड एल्बेट्रॉस एक बर्ड है जिसे किल किया जाता है मैरिनर के द्वारा। राइट? दिस इज द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टाबेल। क्रिस्टाबेल इज अ गोथिक बैलेड। ये गोथिक बैलेड का एग्जाम्पल है। देयर आर 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रिटेन इन 1797। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो 1797 में लिखा गया था and second part written in 1800, right? But published in 1816 में। इसे published 1816 में किया गया। It is the unfinished ballad. In Cristobal, S.T. Coleridge shows how naked energy might be redeemed through contact with spirit of innocent love. इनोसेंट लव के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट
पोएम्स देखते हैं कुबला खान। इसका फ्रेंच जो सब टाइटल है अ विजन। मेनी टाइम्स सब टाइटल्स वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस, इसलिए हमें सब टाइटल का भी पता होना चाहिए। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1816 में, राइट। On awakening from an opium dream into which he had fallen after reading a passage in Purchas Hercules Posthumus. ये पोएम उस समय फ्रेंच लिखी गई थी जब एस.टी. कॉलरिज ओपियम लेते थे। हमने बायोग्राफी में पढ़ा कि फर्स्ट टाइम उन्होंने ओपियम लिया था जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, और इसके बाद धीरे धीरे वो एडिक्टेड हो गए ओपियम में। और जब ये पोएम लिखी गई थी कुबला खान, उस समय एस.टी. कॉलरिज ने ओपियम लिया हुआ था। ओपियम लेने के बाद उन्हें नींद आ जाती है और ड्रीम में वो एक पोएम देखते हैं, एक सीन देखते हैं और उसमें बहुत सारी लाइनें होती हैं पोएट्री की, पोएम की। जब वो जागते हैं उस ड्रीम से तो उन्हें बहुत सारी लाइन्स याद थी, बट अनफॉर्चुनेट कॉलरिज बिगेन द पोएम इंटरप्टेड बाय अ टेलर हु केम टू कलेक्ट अ बिल। ऑन हिज रिटर्न एन आवर्स लेटर टू हिज रूम, कॉलरिज फाउंड दैट he could recapture no more than 8 or 10 scattered lines and images. At that time, उस समय जब वो पोएम लिख रहे होते हैं, उसी समय एक टेलर आता है जो इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो बहुत सी लाइनें थी वो एस.टी. कॉलरिज को भूल गए थे और वो नहीं लिख पाए थे। जो टेलर था वो बिल को कलेक्ट करने के लिए आया था और इस दौरान रूम में वो 1 घंटा स्पेंड किया। 1 घंटे तक दोनों ने बातचीत की, जिसकी वजह से जब वो फिर से पोएम को लिखने के लिए स्टार्ट किया था एस.टी. कॉलरिज ने, तो बहुत सी लाइनें ऐसी थी जो वो भूल चुके थे, राइट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, क्रिस्टाबेल एंड कुबला खान को। आई होप जहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स को। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस पर्सनल पोएम्स, राइट। तो फर्स्ट इज इवोलियन हार्प। It is written in blank verse, and S.T. Kallris thought it is the most perfect poem of S.T. Kallris. Second is Hymn Before Sunrise in the Vale of Chamonix, 1802. It is not important, only title is important. Next, Frost at Midnight. It is a conversational tale. Time period is 1798. It begins with description of silent, frosty night in Somerset and proceeds relationship between the quiet work of frost and breathing of the sleeping baby at the poet's side. इसके थीम की बात करें तो इसमें फिलोसफिकल थीम को बताया गया है, यानी जो एस.टी. कॉलरिज ने इसमें फिलोसफिकल आइडियाज को एक्सप्रेस किया है। नेक्स्ट है नाइटिंगेल, ओनली टाइटल इंपॉर्टेंट, written in 1795 but published in 1796.
नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डिजेक्शन, इसका सब टाइटल है एन ओड 1802. इट इज पॉसिबली इन्फ्लुएंस्ड बाय सारा हचिंसन. हु इज सारा हचिंसन? सारा हचिंसन इज द सिस्टर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ वाइफ. राइट, हमने बायोग्राफी में डिस्कस किया था कि आफ्टर मैरिज सारा फ्लिकर, यहाँ पर सारा फ्लिकर एंड सारा हचिंसन में कंफ्यूज नहीं होना है. सारा हचिंसन इज अ लवर ऑफ एस.टी. कोलरिज एंड सारा फ्लिकर इज वाइफ ऑफ एस.टी. कोलरिज. एक स्कीम रॉबर्ट सऊदी और एस.टी. कोलरिज ने मिलकर बनाई थी. उस स्कीम का नाम था पैंटियोक्रेसी. राइट, उसमें ओनली कपल ही पार्टिसिपेट कर सकते थे. इसलिए सऊदी ने और एस.टी. कोलरिज ने दोनों ने शादी कर ली थी और दोनों ही सिस्टर थी, सारा हचिंसन एंड आई थिंक सऊदी की जो वाइफ थी वो एडिथ फ्लिकर थी. राइट, इसके बाद वो ही फेल इन लव विद सारा हचिंसन, बट ये जो रिलेशनशिप था वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया फ्रेंड्स, और वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे. डिजेक्शन एंड ओड इज a रिफ्लेक्ट लाइक यूथ एंड एज, जो कि 1823 में लिखी गई थी एंड पब्लिश इन 1832. राइट, नेक्स्ट है यूथ एंड एज. (1823) and published in 1832. Compare with Byron's stanzas for music and Browning's Rabbi Ben Ezra. यूथ एंड एज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पोएम है एस.टी. कोलरिज की, और इसमें ये 2 पॉइंट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इसको कंपेयर किया गया है बैरन्स के स्टैंजा फॉर म्यूजिक से एंड ब्राउनिंग की रब्बी बिन एजरा से कंपेयर किया गया है. राइट, तो यहाँ पर हमने पर्सनल पोएम को डिस्कस किया. अब हम मूव करते हैं इनकी पॉलिटिकल पोएम्स की ओर. पॉलिटिकल पोएम से जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पर मैंने 3 पोएम्स को मेंशन किया है, जिसमें से जो पहली पोएम है रिलीजियस म्यूजिक 1794. ओनली टाइटल इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट है फ्रांस एंड ओड 1793, डिस्क्रिप्शन ऑफ बर्काइट फिलोसफी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन. Dear friends, S.T. Coleridge wrote this poem because the French revolutionary government has suppressed the states of Swiss Confederation. He expressed his bitterness in this note. At that time, and after that time, he written France and Ode. नेक्स्ट है फियर्स इन सॉलिट्यूड 1798. अगेन इट इज रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स. पॉलिटिकल पोएम्स में फ्रांस एंड ओड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसे आपको डिटेल में कवर करना चाहिए. एस.टी. कोलरिज की 4 से 5 इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं. फर्स्ट है राइम ऑफ एंसन मैरिनर, डिजेक्शन एंड ओड, फ्रांस एंड ओड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये इनका क्रिटिकल वर्क है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड एक और है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है. इन
लव पोएम से ही रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एंड सॉरी, 2 और वर्क है, कुबला खान एंड क्रिस्टोबर, इसे भी हमें पढ़ना चाहिए। कुबला खान बहुत ही छोटी पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है हिस्ट्री कॉलेज ने इस पोएम में, और इसकी जो लाइंस हैं वो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई हैं, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि हिस्ट्री कॉलेज के बारे में कौन कौन से राइटरों ने अपनी ओपिनियन दी है। सबसे पहले हैजलिट कॉल्ड हिम एन ईगल डेलिंग विद द विंड। हिस्ट्री कॉलेज को कहते हैं हैजलिट एन ईगल डेलिंग विद द विंड, राइट है। तो ये कोटेशन है, क्योंकि कोटेशंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ मुझे कुछ कोटेशंस इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए मैंने इस स्लाइड में इनको ऐड कर दिया है। मे भी ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट, जैसे कि पीजीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, शैली रेफर्ड टू हिम एज हुडेड ईगल अमंग ब्लिंकिंग ओल्स। हैजलिट कहते हैं एन ईगल डेलिंग विद द विंड, एंड शैली कहते हैं हुडेड ईगल अमंग ब्लिंकिंग वॉल्स, राइट। नेक्स्ट है, जॉन स्टुअर्ट मिल थॉट इन वन ऑफ द 2 ग्रेट सेमिनल माइंड्स ऑफ हिज एज। नेक्स्ट, थॉमस लव पीकॉक डिस्क्राइब्ड हिम एज लिविंग in the midst of visionary world in which nothing is what is not. There are 4 quotes I have discussed here, important है, right? तो आइए देखते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड में। In these slides we explain the main characteristics of College poetry. कुछ importance कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोएट्री की उनकी, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट स्लाइड में एक लिस्ट में प्रोवाइड करूंगी जिसमें उनकी पोएट्री की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंशन है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनकी जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी पोएट्री की, वो है रोमांटिसिज्म। Collins is a co-founder of romantic poetry in English literature. उनकी पोएट्री में we found rich imagination and symbolism, suggestiveness, supernaturals, love of nature, dream quality, medievalism. All these things are found in Collins poetry, and these are the characteristics of romantic poetry, right? Next है humanitarianism. H.T. Collins is a great humanitarian. अपनी पोयम इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में ही राइट्स, वो कहते हैं, कोटेशन है, ही प्रेड बेस्ट हु लव द बेस्ट ऑल थिंग्स बोथ ग्रेट एंड स्मॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है डियर फ्रेंड्स। और एंशिएंट मैनर की बात करें तो उसमें उस पोएम में बहुत सारे ऐसी लाइनें हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी गई हैं। नेक्स्ट इनकी हम पोएट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मिस्टिसिज्म। इन हिज बेस्ट पोएट्री he breatheth into subject matter a mystery which is a very essence of his romanticism. The poet creates an atmosphere of mystery in the rhyme of Ancient Mariner and Cristobal. Both poems are filled with mysticism. ये दोनों इनकी पोएम राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टोबल इज एग्जाम्पल ऑफ मिस्टिसिज्म, राइट। अब
हम देखते हैं इनकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नैरेटिव स्किल। Collis was the master of narrative words. Ancient Mariner is a fine example of narrative skill. But William Wordsworth lacked the narrative skill. Prince William Wordsworth जो इनके कंटेम्प्रेरी थे, वो उनकी पोइट्री में हम नैरेटिव स्किल की कमी पाते हैं, जबकि जो एस.टी. कॉलिस ने अपनी पोइट्री में नैरेटिव स्किल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। दैट इज वाई ही वॉज द मास्टर ऑफ नैरेटिव स्किल, राइट। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं और बताना चाहूँगी जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, कि रोमांटिक जो पीरियड था इसमें 2 जनरेशन थी। फर्स्ट जनरेशन के जो पोएट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलिस थे, एंड जो सेकेंड जनरेशन के पोइट्स थे वो कीट्स, शैली एंड बैरन थे। जो फर्स्ट जनरेशन के पोइट्स थे विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलिस, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करते थे, जबकि जो सेकेंड जनरेशन के पोइट्स थे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते थे, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रेंड्स, ये लिस्ट है कॉलिस की पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स की। यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज डिस्कस किया है, पॉइंट वाइज मेंशन किया हुआ है, तो आइए देखते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोमांटिसिज्म, जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मिस्टिसिज्म, साइकोलॉजी का भी उन्होंने अपनी पोइट्री में यूज़ किया है। सुपरनैचुरलिज्म, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फीचर है उनकी पोइट्री का। क्राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एंड क्रिस्टोबल, ये बोथ जो इनकी पोएम है उसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट का यूज़ किया गया है। ड्रीम क्वालिटी, मीडिवलिज्म, सेंसुअसनेस एंड कॉन्क्रीटनेस, म्यूजिक और कमांड ऑफ मेलोडी, ये भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नैरेटिव स्किल ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंड सजेस्टिवनेस एंड सिम्बोलिज्म। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा इम्पोर्टेंट वर्क्स को, यानी रोमांटिक पोएम्स कौन सी, पर्सनल पोएम्स एंड पॉलिटिकल पोएम्स, इन तीनों को अच्छे से समझा। कोटेशन हमने यहाँ पर पढ़े जो भी उनके बारे में लिखे गए थे, एंड उनकी पोइट्री में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर आपको डाउट्स हैं रिलेटेड टू ऑथर या उनके वर्क से, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे कि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके, राइट। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।